नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में होगी देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर अहम चर्चा। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संबंधी विधेयक होगा चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत असम और पुदुचेरी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित। नमो ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे कार्यकर्ता। ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए केंद्र का अहम कदम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फिर शुरू होगा केरोसिन का वितरण। 21 राज्यों में लागू विशेष व्यवस्था, सरकार ने जारी की अधिसूचना। विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने किया पुलिस अधिकारियों का तबादला। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु के लिए आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा संभावित जमीनी अभियानों का देंगे कड़ा जवाब। यमन की एंट्री से और गहराया संकट। हुती विद्रोहियों के इजराइल पर हमले के बीच बढ़ी तेल की कीमतें। और छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक का दबदबा। 15 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर काबिज। ओडिशा दूसरे जबकि तीसरे पायदान पर अरुणाचल प्रदेश काबिज। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा सूचीबद्ध है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इसके साथ ही लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर आगे की चर्चा और उसे पारित कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्यसभा में आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती और प्रमोशन के नियमों में बदलाव है। विधेयक के माध्यम से भर्ती, प्रमोशन और सर्विस नियम एक समान हो जाएंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही शून्यकाल के दौरान सांसद लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। दोनों सदनों में कई अहम प्रतिवेदन और रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत नमो ऐप के माध्यम से असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम ने कहा कि पिछले दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। उन्होंने पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने की उत्सुकता भी व्यक्त की। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश में घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक ताज़ा अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन का वितरण अस्थायी रूप से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। उन राज्यों में भी जहां इसे पहले चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। ये निर्णय बदलते वैश्विक हालात और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर को देखते हुए लिया गया है, ताकि आम लोगों को खाना पकाने और
रोशनी के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने नियमों में ढील देते हुए चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन के भंडारण और वितरण की अनुमति दी है, जहां प्रति आउटलेट 5000 लीटर तक स्टॉक रखा जा सकेगा। इसके साथ ही डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स को कुछ लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं से भी छूट दी गई है, ताकि अंतिम छोर तक आपूर्ति तेजी से पहुंचाई जा सके। ये विशेष व्यवस्था 60 दिनों के लिए लागू रहेगी और देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड माइकल मैकले के साथ विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक MC14 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी न्यूजीलैंड यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति पर भी बातचीत हुई, जिसमें कृषि, खेल सहयोग और भारतीय किसानों को कीवी व सेब की खेती का प्रशिक्षण शामिल है। WTO सुधारों पर भारत ने सदस्य आधारित व्यवस्था और पुराने वादों को पूरा करने पर जोर दिया। वहीं दोनों देशों ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाए रखने पर सहमति जताई। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक और प्रशासनिक फेरबदल के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों में कार्यरत 83 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस आदेश के तहत कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम समेत कई अन्य जिलों में ये फेरबदल लागू होगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर तैनात रखने के बाद बदलने की आवश्यकता होती है और इसी कारण कई महत्वपूर्ण ब्लॉकों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनमें से कई अपेक्षाकृत कम समय से उन क्षेत्रों में कार्यरत थे। इस फेरबदल को चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर चुनाव संचालन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। राज्य प्रशासन के एक वर्ग का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर BDO और ARO के तबादले चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा है। खासकर ब्लॉक स्तर पर ही चुनाव संचालन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए वहां निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति पर आयोग विशेष ध्यान दे रहा है। वहीं आयोग के इस निर्देश को लागू करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को जल्द ही नए पदों पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया जा सकता है। चुनाव से पहले और भी प्रशासनिक फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल 184 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राज्य पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मिलाकर 153 अधिकारी और कोलकाता पुलिस के 31 सब इंस्पेक्टरों के नाम तबादला सूची में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने रविवार को पुष्टि की है कि ईरान के खुंडाब स्थित भारी पानी उत्पादन संयंत्र पर बीते 27 मार्च को हुए हमले में भारी नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद अब ये संयंत्र पूरी तरह से गैर संचालित यानी कि नॉन ऑपरेशनल हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि IAEA के मुताबिक इस संयंत्र में कोई घोषित परमाणु सामग्री मौजूद नहीं थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में संयंत्र से आग की लपटें और धुआं उठते हुए देखा गया। इसके तुरंत बाद ईरानी मीडिया ने भी एक येलोकेक यूरेनियम उत्पादक फैक्ट्री पर हमले की जानकारी साझा की। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन हमलों के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार के विकिरण रिसाव यानी कि रेडिएशन लीक की सूचना नहीं मिली है और स्थिति नियंत्रण में है।
पश्चिम एशिया के युद्ध में यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। हूतियों द्वारा इजराइल पर किए गए पहले बड़े हमले के बाद से तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई है। इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $115 के पार चली गई है। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में देश भर के खिलाड़ियों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5वें दिन तक इन खेलों में कर्नाटक के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। कर्नाटक के खिलाड़ी 15 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर हैं, वहीं ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी अब तक 5 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।